गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स की फर्स्ट पेपर मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशंस में यूनिट 2 में चैप्टर 6 डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो पहले तो हम देखेंगे रिजिड बॉडीज क्या होता है, दृढ़ पिंड क्या होते हैं, फिर उसकी गतिशीलता के बारे में अध्ययन करेंगे और फिर जो कुछ टर्म्स हैं पहले उनके बारे में अध्ययन करेंगे, उनको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम इसकी डायनेमिक्स जो है रिजिड बॉडीज की उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दृढ़ पिंड रिजिड बॉडी क्या होता है। यदि किसी पिंड पर भारी बल लगाने पर उसके कणों की पारस्परिक दूरियां अपरिवर्तित रहती हैं तो उस पिंड को हम दृढ़ पिंड रिजिड बॉडी कहते हैं। किसी पिंड पर यदि हम बाहर से बल लगाते हैं तो उसके जो कण हैं उनके मध्य दूरियां यदि अपरिवर्तित रहती है, उनके कणों के मध्य दूरियों में परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसी किसी भी वस्तु को हम दृढ़ पिंड कहते हैं। सामान्यतः प्रकृति में कोई भी वस्तु पूर्णतः जो है रिजिड बॉडी नहीं होती, लेकिन कुछ ठोस वस्तुओं को छोड़ के हम शेष सभी ठोस वस्तुओं को हम दृढ़ पिंड रिजिड बॉडी मान लेते हैं। दृढ़ पिंडों पर किसी परिणामी बल के कारण उसके सभी कणों का किसी भी समय पर स्थानांतरी विस्थापन, ट्रांसलेशन डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो है वो समान होता है और बल आघूर्ण के अभाव में, बल आघूर्ण की एब्सेंस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन भी समान होता है। अर्थात बाहरी बल की अनुपस्थिति में रेखीय गति के अंदर स्थानांतरी विस्थापन, रेखीय वेग और त्वरण जो है समान होता है और बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग व कोणीय त्वरण जो है वो समान होता है। घूर्णन गति, यहाँ पर हम रिजिड बॉडी की घूर्णन गति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो रोटेशनल मोशन क्या होता है। घूर्णन गति में पिंड अपने ही स्थान पर किसी अक्ष, एक निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमता है। पिंड जिस अक्ष के चारों ओर घूमता है उसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन, घूर्णन अक्ष कहते हैं। यह अक्ष जो है पिंड के अंदर भी हो सकता है और पिंड के बाहर भी हो सकता है। अर्थात घूर्णन अक्ष पिंड के मध्य से भी गुजर सकती है और पिंड के बाहर भी हो सकती है। इस घूर्णन गति में पिंड के विभिन्न कण जो है वो भिन्न त्रिज्याओं के वृत्ताकार पथ में घूमते हैं। इन वृत्तीय पथों के केंद्र को मिलाने पर हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसे हम घूर्णन अक्ष, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। अर्थात जब भी कोई पिंड किसी अक्ष के चारों ओर घूमता है तो पिंड के जो कण होते हैं वो भिन्न भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्ताकार पथ में गति करते हैं और इन वृत्ताकार पथों का जो केंद्र होता है वो एक सरल रेखा होता है। यदि उन सब वृत्ताकार पथों के केंद्र को हम मिलाएं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसे हम घूर्णन अक्ष कहते हैं। घूर्णन अक्ष के सापेक्ष दृढ़ पिंड का कोणीय वेग समान होता है, लेकिन भिन्न भिन्न कणों का रेखीय वेग जो है वो भिन्न भिन्न होता है। यहाँ पर हम देखें तो ये जो है सीधी रेखा एक घूर्णन अक्ष है और ये जो है सॉलिड लाइन के अंदर एक रिजिड बॉडी है जो कि इस अक्ष के चारों ओर घूम रहा है। पिंड के रिजिड बॉडी पूरे घूर्णन को हमने इस वाले एरो से दिखाया है। अब जब ये इस अक्ष के चारों ओर घूम रहा है तो इसके अंदर जो कण है ये भिन्न भिन्न वृत्ताकार पथों में इस अक्ष के चारों ओर घूमते हैं। यहाँ पर हम देखें तो इस पथ की त्रिज्या कम है, इस वाले पथ की त्रिज्या ज्यादा है, इसकी और भी ज्यादा है। घूर्णन अक्ष के समीप जो कण होते हैं उनका रेखीय वेग घूर्णन अक्ष से जो कण दूर होते हैं उनकी तुलना में कम होता है। अर्थात जो कण घूर्णन अक्ष के जितने पास होगा उसका रेखीय वेग जो है उतना ही कम होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई पिंड किसी अक्ष के चारों ओर घूर्णन गति करता है तो उसका कोणीय वेग तो समान होता है, लेकिन उस वस्तु के जो कणों का रेखीय वेग जो है वो भिन्न भिन्न होता है और ये कण जो है उस अक्ष के चारों ओर भिन्न भिन्न त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ में गति करते हैं।
और घूर्णन अक्ष के पास जो कण होगा उनका रेखीय वेग कम होगा, और जैसे जैसे हम घूर्णन अक्ष से दूर जाएंगे तो रेखीय वेग जो है वो बढ़ता जाएगा। यहाँ हम देखें तो ऊपर से जब हम नीचे की ओर आते हैं तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बढ़ती जाती है, अर्थात कण की घूर्णन अक्ष से दूरी जो है वो बढ़ रही है, तो वेग भी जो है हम जो बढ़ता हुआ होगा। घूर्णन गति के एग्जाम्पल है, सबने स्पिनिंग टॉप लट्टू जो है घूमते हुए देखा जमीन पे, सब खेलते थे इससे बचपन में। या हम क्या, बिजली के जो पंखे चलते हैं उनके जो ब्लेड्स घूमते हैं, सब किसके एग्जाम्पल है? घूर्णन गति के एग्जाम्पल है। हम सबको पता है कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूर्णन गति कर रही है। ये सब जो है रोटेशनल मोशन के एग्जाम्पल हैं। अब इसमें टर्म कौन कौन से हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो पहली टर्म है कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। किसी भी कण के रेखीय संवेग के किसी नियत बिंदु के प्रति आर्गुण को हम कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। किसी कण के रेखीय संवेग का किसी नियत बिंदु के प्रति आर्गुण उस कण का कोणीय संवेग कहलाता है। इसे हम सामान्यतः जे से, कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं। ये एक सदिश राशि है। मुझे टाइपिंग में प्रॉब्लम थी इसलिए मैं इसके ऊपर वेक्टर जो है नहीं लगा पाई। जहां जहां भी इस चैप्टर के अंदर जे आएगा हमें समझ याद रखना है कि वेक्टर राशि है। इसके अलावा और भी बहुत सारी राशियां हैं जिनके ऊपर मैं सदिश का निशान नहीं लगा पाई, मैं उनको बताती जाऊंगी। ज्यादातर बुक्स के अंदर कोणीय संवेग को जे से प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन किसी किसी बुक के अंदर कोणीय संवेग को कैपिटल एल से भी प्रदर्शित किया गया है। कोणीय संवेग को समझने के लिए हम मानते हैं कि रिजिड बॉडी में एक कण P बिंदु पर स्थित है। इस कण का द्रव्यमान m है और ये O बिंदु से पारित गुजरने वाली किसी ऊर्ध्वाधर अक्ष के चारों ओर रेखीय वेग v से घूर्णन करता है। माना बिंदु P का बिंदु O के सापेक्ष इसी सदिश जो है वो r है। ये r भी जो है वेक्टर है, रेखीय वेग भी वेक्टर है। और कण का रेखीय संवेग P इक्वल्स टू m इंटू v, ये भी सदिश राशि है, का बिंदु O के सापेक्ष आर्गुण जो है वो कोणीय संवेग होगा। अर्थात यहां हम समझें तो बिंदु O से एक अक्ष जारी है, इसके सापेक्ष ये घूर्णन कर रहा है। P बिंदु पर एक कण है जिसका द्रव्यमान m है और रेखीय संवेग v वेग से गतिशील इस अक्ष के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो इसका रेखीय संवेग हो जाएगा m इंटू v, स्मॉल p से दिखाया गया। O के सापेक्ष P का पोजीशन वेक्टर है r, तो इस P बिंदु का इस O बिंदु के सापेक्ष आर्गुण जो है वो कहलाएगा इस कण का कोणीय संवेग। तो इसको हम गणितीय रूप में लिख सकते हैं J इक्वल्स टू R इंटू P, और J सदिश राशि, R सदिश राशि, P सदिश राशि, तो दो सदिश का गुणनफल कितना हो जाएगा? RP sin थीटा n कैप, जहाँ n जो है वो R और P सदिश राशि और रेखीय संवेग से निर्मित तल के लंबवत दिशा में एकांक सदिश है। थीटा जो है वो इसी सदिश और रेखीय संवेग के मध्य कोण है, और J की दिशा भी जो है वो R और P से निर्मित तल के लंबवत होगी जो कि n कैप से दिखाई गई है। J की दिशा जो है घूर्णन अक्ष के अनुदिश दक्षिणावर्ती पेज के नियम के अनुसार होती है। नेक्स्ट टर्म है बल आर्गुण, टॉर्क। किसी बल का नियत बिंदु के सापेक्ष आर्गुण जो है वो बल आर्गुण टॉर्क कहलाता है। घूर्णन गति में बल आर्गुण का वही महत्व होता है जो कि रेखीय गति में बल का होता है। इसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। यह भी एक सदिश राशि होता है। अब हम जैसे हमने यहाँ पे कोणीय संवेग को समझा वैसे हम यहाँ पे बल आर्गुण को समझेंगे। माना एक कण P बिंदु पर स्थित है, इस कण पर F जो बल आरोपित है और यह O बिंदु से इस कागज के तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति करता है, तो और P का O के सापेक्ष इसी सदिश R है,
तो बल F का बिंदु O से पारित अक्ष के सापेक्ष आर्गुण बल और आर्गुण भुजा के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम बल आर्गुण को लिख सकते हैं R मल्टीप्लाइड बाय R साइन थीटा, जहाँ पे R साइन थीटा जो है वो आर्गुण भुजा है, और इसको खोलेंगे तो RF साइन थीटा। और हमें पता है कि RF साइन थीटा जो है सदिश R और F बल के सदिश गुणनफल का परिमाण होता है। तो हम टाउ को लिख सकते हैं टाउ इक्वल्स टू R क्रॉस F। ये सदिश गुणनफल है, ये भी सदिश राशि, ये भी सदिश राशि, ये भी सदिश राशि है, जहाँ थीटा जो है वो R और F के मध्य कोण है, और सदिश टाउ जो है वो भी R और F से निर्मित तल के लंबवत होगा, और टाउ की दिशा जो है आर्गुण अक्ष की दिशा के अनुदिश होती है। अर्थात घूर्णन गति में किसी कण के लिए J और कोणीय संवेग और बल आर्गुण की दिशा समान होती है, दोनों एक ही दिशा में होते हैं। यदि बिंदु P जहां पर के बल F कार्य करता है उसके निर्देशांक किसी निर्देश फ्रेम में उसका स्थिर सदिश RP हो, और नियत निर्देश बिंदु O का पोजीशन वेक्टर R0 हो, तो O के सापेक्ष P का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R इक्वल्स टू RP माइनस R0। तो बल आर्गुण क्या हो जाएगा इस स्थिति में? बल आर्गुण होता है टाउ इक्वल्स टू R क्रॉस F, और R का मान रख देंगे हम RP माइनस R0 इंटू F। यदि इसी सदिश और बल परस्पर लंबवत हो तो साइन थीटा का मान 1 हो जाएगा, और बल आर्गुण का मान हो जाएगा RF। यह बल आर्गुण का अधिकतम मान होता है। बल आर्गुण की जो डायमेंशंस होती हैं वो न्यूटन और मीटर की होती है, अर्थात फोर्स मीटर की होती है, और उसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर। बल आर्गुण को हम लिख सकते हैं बल की क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी इंटू बल। घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी जितनी अधिक होगी बल आर्गुण का मान उतना ही अधिक होगा। इस दूरी का मान जितना अधिक होगा बल आर्गुण का मान उतना ही अधिक होगा। इस स्थिति में दृढ़ पिंड को घुमाने के लिए हमें कम बल की आवश्यकता होती है। इस सिद्धांत का, इस फैक्ट का हम अपने दैनिक जीवन में बहुत अधिक उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, खिड़की दरवाजे जो हैं हम सब ने देखे हैं कि जिस साइड पर कब्जे लगे होते हैं उसके अपोजिट साइड पर ही हम हैंडल लगाते हैं। कभी भी हैंडल बीच में नहीं होता, एकदम कॉर्नर पे होता है। अर्थात क्योंकि कब्जे के अनुदिश जो है खिड़की और दरवाजे जो है खुलते बंद होते घूमते हैं, तो उस कब्जों से जितनी अधिक दूरी पर हैंडल्स होंगे हमें खिड़की दरवाजे खोलने के लिए उतना ही कम बल लगाना पड़ेगा। बल इसमें देखें तो बल आर्गुण का मान नियत है, तो बल की क्रिया रेखा के अक्ष से लंबवत दूरी जितनी अधिक होगी उतना ही बल का मान कम होगा। इसीलिए हैंडपंप जो होते हैं पानी निकालने के लिए, उन हैंडपंप में भी हैंडल्स जो होते हैं वो बहुत लंबे रखे जाते हैं, इससे उसको कम चलाने पर भी पानी आसानी से निकल जाए। उसके अलावा पेचकस सबने देखा है, हम देखते हैं पेचकस का सिर्फ आगे का छोटा सा हिस्सा काम में आता है, तो हम इतना लंबा पेचकस क्यों बनाते हैं? उसका रीजन इतना सा है, जितना लंबा उसकी क्रिया रेखा से दूरी होगी हमें कोई भी पेच कसने में या पेच खोलने में उतना ही कम बल लगाना पड़ेगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कि खिड़की दरवाजों के हैंडल जो है वो कोने में क्यों होते हैं, कब्जों से दूर क्यों लगाए जाते हैं, पेचकस का हत्था चौड़ा क्यों होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, किसी घूर्णन गतिविधि दृढ़ पिंड के गति का समीकरण। किसी कण निकाय में किसी बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर उस बिंदु के सापेक्ष बल आर्गुण कहलाती है। किसी बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर उस बिंदु के सापेक्ष बल आर्गुण कहलाता है। गणितीय रूप में हम लिख सकते हैं dj by dt इक्वल्स टू टॉर्क। यहाँ j भी सदिश राशि है, टॉर्क भी सदिश राशि है। जहां पर j को हम लिख सकते हैं समेशन i का मान 1 से लेकर n तक ji, जहां निकाय का संपूर्ण कोणीय संवेग है,
उसी तरह से टाउ बाहरी बलों के कारण निकाय पे लगना संपूर्ण बल आर्गुण है। यदि दृढ़ पिंड मुख्य अक्ष अभी आप लोगों ने पढ़ी नहीं, सिर्फ याद कर लीजिएगा, बाद में हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। यदि दृढ़ पिंड मुख्य अक्ष के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति करता है तो हम कोणीय संवेग को लिख सकते हैं I इंटू ओमेगा, जहाँ I जो है वो जड़त्वीय नियतांक है, और इस केस के अंदर जबकि हम अक्ष की जगह मुख्य अक्ष लिख रहे हैं तो जड़त्वार गुण होता है। तो हम J का मान यहाँ रख देंगे इक्वेशन 1 में, तो ये हो जाएगा टाउ इक्वल्स टू डी जे बाई डी टी होता है, तो D इक्वल्स टू देगा डी आई ओमेगा बाई डी टी, और I को बाहर निकालेंगे डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल्स टू आई एल्फा। ओमेगा कोणीय वेग है, अल्फा जो है वो कोणीय त्वरण है। तो यहाँ हम देखें तो डी ओमेगा बाई डी टी क्या है, कोणीय त्वरण है, और आई को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आर्गुण कहते हैं। समीकरण 2 जो है टाउ इक्वल्स टू आई एल्फा, यह है किसी भी पिंड की रेखीय गति का समीकरण F इक्वल्स टू m इंटू ए के तुल्य है, जहां पर m को हमने I से रिप्लेस किया, जड़त्व आर्गुण से रिप्लेस किया है, और a यहाँ पर जो है रेखीय त्वरण है, यहाँ पर अल्फा कोणीय त्वरण है। यहाँ पर रेखीय गति में बल होता है, वहां पर बल आर्गुण होता है। अतः इक्वेशन 2 टाउ इक्वल्स टू आई एल्फा या टाउ इक्वल्स टू डी जे ओमेगा बाई डी जे बाई डी टी को हम जो है किसी भी दृढ़ पिंड के कोणीय गति का समीकरण कहते हैं। यदि दृढ़ पिंड पर बाहरी बल आर्गुण शून्य हो, टाउ का मान शून्य हो, तो डी जे बाई डी टी जो है वो शून्य हो जाएगा, और मान रख देंगे जे का, तो हमारे पास आ जाएगा आई डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल्स टू 0, और ओमेगा का मान जो है वो नियत हो जाएगा, क्योंकि आई का मान तो 0 होगा नहीं, डी ओमेगा बाई डी टी 0, तो ओमेगा नियत, अर्थात बाहरी बल आर्गुण की अनुपस्थिति में दृढ़ पिंड उसकी मुख्य अक्ष के प्रति नियत कोणीय वेग से घूर्णन करेगा। यदि दृढ़ पिंड का जड़त्व आर्गुण I भी कोणीय वेग की तरह परिवर्तनशील हो, उसके अंदर भी परिवर्तन हो रहा है, तो बाहरी बल आर्गुण की अनुपस्थिति में जड़त्व आर्गुण के घटने पर ओमेगा में वृद्धि होगी, या हम कह सकते हैं ओमेगा के घटने पर I के अंदर जड़त्व आर्गुण के अंदर वृद्धि होती है। अतः घूर्णन कर रहे दृढ़ पिंड के कोणीय संवेग की दिशा व मान में परिवर्तन करने के लिए हमें बल आर्गुण की आवश्यकता पड़ती है। किसी अक्ष के प्रति घूर्णन कर रहे पिंड के कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर के लिए भी परिवर्तन की दर जो है वो बाहरी बल आर्गुण के बराबर होती है। तो यहाँ पर हमने रिजिड बॉडी की डायनेमिक्स से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी उनको हमने पढ़ा कि कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय त्वरण क्या होता है, बल आर्गुण क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, और सबसे मेन चीज रिजिड बॉडी क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम जड़त्वीय नियतांक I के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू।